obligation payable by employer to employer waived by employer. Add in salary income, bank क्या loan. मतलब हुआ? इसको पढ़े, इसका मतलब क्या हुआ? एक एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर को कुछ अमाउंट पे करनी थी किसी भी पर्पजेस के लिए। एक एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर को कुछ पे करना था, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थी। तो अगर एम्प्लॉयर कहता है चलो यार तुमने ये मुझे 6 लाख रुपए देना था, ना दो, अगर वो उसको वेव ऑफ कर देता है, अगर एक एम्प्लॉई की कोई लाइबिलिटी है टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर उससे नहीं लेता तो उसको वेव ऑफ कर देता है, तो वो भी आपको एक फैसिलिटी मिल गई, वो भी आपकी सैलरी के अंदर एड अप हो जाएगी। ठीक है। सपोज आपने कोई ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लोन लिया था और वो 2.5 लाख रुपया था या 3 लाख रुपया था, और वो आपने पे करना है, अदरवाइज पे करना है, या आपने खुद लोन लिया हुआ था वो वेव ऑफ हो गया। सो ये जो भी चीज है, अगर वो आपका एम्प्लॉयर वेव ऑफ कर देता है, आपसे नहीं लेता, सो वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर लेट सपोज असफद यार ने बस सबसे लोन लिया 6 लाख रुपया, तो एम्प्लॉयर कहता है अच्छा यार तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम अच्छे एम्प्लॉई हो, तुमने किसी और से लोन लिया हुआ है, तो चले हम ये करते हैं कि आपकी बिहाफ के ऊपर आपने जो लोन किसी और को पे करना था वो हम आपको वो पे कर देते हैं। सो अगर आपका ने किसी और पार्टी को लोन पे करना था और आपके एम्प्लॉयर ने आपकी बिहाफ के ऊपर आपका पर्सनल लोन पे कर दिया, तो वो भी आपकी इनकम पे हो जाएगा। सपोज आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिए हुए थे या 20 लाख रुपए लिए हुए थे, और वो आपने बैंक को पे करना है, वो आपका पर्सनल एक बिजनेस है कि आपने बैंक से लोन लिया किसी भी पर्पज के लिए। एम्प्लॉयर को पता चलता है यार ये इस बंदे का तो फाइनेंशियल डॉट्रम्स पे है, इसने तो बैंक से लोन लिया हुआ है। एम्प्लॉयर कहता है अच्छा ठीक है आप ना बैंक को पे करो, हम आपकी बिहाफ के ऊपर पे कर देते हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी बिहाफ के ऊपर कुछ पे करता है, इसकी आपकी कोई लोन की लाइबिलिटी टेकअप कर लेता है या आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी टेकअप कर लेता है, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है, वो भी उस पर एड अप हो जाएगा। आगे पढ़े, आगे क्या है? So utilities, electricity, gas, water, telephone paid by employer. Add in salary income less any amount paid by employer to employer for such services. अगर आपको बिजली की, गैस की, पानी की या टेलीफोन की कोई सहूलत मिली हुई है, सो वो भी आपकी सैलरी में एड अप हो जाएगा। ठीक है, वो अबाउट 100% आपकी सैलरी में एड अप हो जाएगी। सपोज आपके घर का बिजली का बिल आता है 20,000 रुपया और एम्प्लॉयर खुद ही पे कर देता है आपका बिजली का बिल, सो वो अबाउट सारी की सारी आपकी सैलरी का पार्ट कंसिडर की जाएगी। अच्छा, अब एक और सिनारियो है कि लेट सपोज बिजली क्या पर यूनिट कॉस्ट आती है 18 रुपए। आपका बिजली का जो भी बिल आता है उसका पर यूनिट कॉस्ट आती है 18 रुपए, और आप किसी फैक्ट्री की कॉलोनी में रह रही है। सो एम्प्लॉयर को बिजली का यूनिट 18 का पड़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर कहता है यार ये चले ये लो इनकम वाला मेरा एम्प्लॉई है, सो इसको मैं 18 रुपये नहीं चार्ज करता, इसको मैं चार्ज करता हूँ 10 रुपये। सो जितना भी उसको डिफरेंस होगा वो भी उसकी फैसिलिटी कंसिडर की जाएगी, कि अगर जितना वापडा उसको एम्प्लॉयर को चार्ज कर रहे हैं और जितना एम्प्लॉयर उसी बिल के अगेंस्ट एम्प्लॉय को चार्ज कर रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस होगा, जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं चार्ज कर रहा होगा, वो भी उसकी फैसिलिटी कंसिडर की जाएगी और वो भी उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्या है? Transfer of property. Add in ये वाली लाइन। salaries of domestic servants paid by employer. Add salaries paid to domestic servants less any amount paid by the employee to employer. जी, वासिक चिश्ती साहब को एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई अब आपको जो है घर में, चूंकि आपकी शादी नहीं हुई हुई, तो अब आपको कुक की फैसिलिटी दे देते हैं, आपको इधर हॉस्टल पे रह रही है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक डोमेस्टिक सर्वेंट दे देता है किसी भी, चाहे कोई माली की गार्डनर की फैसिलिटी देता है, ड्राइवर की देता है, कुक की फैसिलिटी देता है, और उसकी तनख्वाह एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है। सपोज उस एम्प्लॉय की सैलरी है 30,000 रुपीज और इनको फैसिलिटी मिली हुई है अपने एक डोमेस्टिक एम्प्लॉय की, सो वो 30,000 रुपीज जो सैलरी आपके पर्सनल एम्प्लॉय को दे रहा है, डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो भी आपकी सैलरी कंसिडर होगी। ठीक है, सो वो अबाउट 100% आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएगी। अब लेट सपोज आपका जो कुक है वो आपसे तो ले रहा है 30,000 रुपए, लेकिन आपका एम्प्लॉयर 30,000 नहीं पे कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए पे कर रहा है। सो 10,000 आपको खुद पे करना पड़ रहा है, तो आपका एम्प्लॉयर जितनी भी अमाउंट पे करेगा वो वाली अमाउंट जो होगी वो आपकी सैलरी का पार्ट कंसिडर हो जाएगी। मतलब आपने टोटल जितनी अमाउंट उसको पे की, उसमें से जो एम्प्लॉयर ने पे की
वो एम्प्लॉयर वाली अमाउंट जो है वो उधर काउंट हो जाएगी आपकी एज ए फैसिलिटी। नेक्स्ट पढ़िए जरा। Transfer of property at fair market value of the property at the time of transfer of property in salary less any payment made by the employer for the property. हाँ जी, सपोज करें कि असफद यार दादन साहब जो है वो बैरिया टाउन के सीएफओ है, और बैरिया टाउन कहता है जी कि आपको सैलरी तो मिल ही रही है, तो आपको फेज 8 के अंदर एक प्लॉट दे रहे हैं अब 1 कनाल का। सो वो जो 1 कनाल का जो उनको प्लॉट मिल गया बैरिया टाउन से फ्री ऑफ कॉस्ट, सो वो उसकी आप देखेंगे कि जिस दिन इनके नाम ट्रांसफर होगा वो प्लॉट, उस दिन उस प्लॉट की क्या मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो जो भी उस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो सारी की सारी उनकी सैलरी का पार्ट कंसीडर हो जाएगी। ठीक है। सिनारियो नंबर 2 कि लेट सपोज इनका जो जो प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपए का है, तो वो कहते हैं जी नहीं मैं आपको सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता, 1 करोड़ में से 50 लाख रुपया आप पे कर दो आफ्टर 10 मिनट्स। सो अगर बैरिया टाउन का वो प्लॉट है लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का, तो इनका एम्प्लॉयर कहता है जी 10 लाख रुपया आप पे कर दो, वो कहे 10 लाख रुपया मैं आपसे नहीं लेता, तो इसका मतलब है 10 लाख रुपया तो इन्होंने खुद पे किया, तो जो इनको एक्चुअली फैसिलिटी कितने की मिली, जो डिफरेंशियल अमाउंट है 10 लाख रुपए की। तो वो जो 10 लाख रुपया इनको एडिशनल फैसिलिटी मिली वो इनकी सैलरी के अंदर एड अप हो जाएगा। एक और मिसाल लेते हैं, लेट सपोज वो था जी कोई प्लॉट है 1 करोड़ 50 लाख रुपए का, सो 1 करोड़ 50 लाख रुपए में से 50 लाख इन्होंने पे किए, 1 करोड़ इनके एम्प्लॉयर ने इनसे नहीं लिया और प्लॉट दे दिया, वो जितनी भी एडिशनल अमाउंट है इस केस में 1 करोड़ रुपया इनको एडिशनल फैसिलिटी मिल रही है, इन्होंने 50 लाख पे किया, 1.5 करोड़ के प्लॉट के अगेंस्ट 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो इनकी सैलरी के अंदर डल जाएगी। नेक्स्ट क्या है? So, proposition of services at प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। provision of services at fair market value of the services at the time of services are provided less any payment made by the employee for the services. अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इन सारी चीजों के अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है, सो उस सर्विस की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी का पार्ट कंसिडर की जाएगी। अगर आप उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो माइनस हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो आपकी सैलरी का पार्ट होगी, जो भी आपकी फैसिलिटी हो।